अनुराग जी, बहुत यही आरोप बहुत आज लगाया जा रहा है कि संविधान का कत्ल कर रहे हैं, संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन आपातकाल तो एक ऐसा घोषित काला अध्याय था जब 21 महीने तक काले अंधेरे में लोकतंत्र को बंदी बना लिया गया था, और वो इतिहास क्यों भूले? देखिए अंजना जी, मेरी बात का जवाब अभी वाजपेयी जी दे रहे थे। उन्होंने कहा आदरणीय लालू जी, आदरणीय नेताजी ने इसका विरोध किया और जेल गए, तो लोकतंत्र बचाने के लिए गए ना, तभी वो विरोध, तभी लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो आज अगर हम कोई बात कहते हैं तो आज भी हम लोकतंत्र बचाने के लिए कहते हैं ना, तो ये तो बात मानोगे ना। 50 साल में पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन आपको वर्तमान का काम ना गिनाना पड़े, इसलिए आप लगातार एक शब्द लेके आते हो इमरजेंसी। बिल्कुल इमरजेंसी खराब थी, हमने इसका विरोध किया था, लेकिन आज क्या है, किस तरह से आप जो आप खाली अभी आप बता रहे थे 1984 के दंगे में, तो क्या आप आज जो हमारे आंदोलन जब खड़े होता है यहाँ किसान, तो आप खालिस्तानी नहीं बोलते उसको? तो क्या फर्क है आप में उसमें? आप आज भी तो खालिस्तानी बोलते हो। आज भी तो किसान को धरने में बैठना पड़ा ना अपना अधिकार मानने के यहाँ मांगने के लिए। आज क्या हालत है संस्थाओं की, आप देख लीजिए। जो सरकारी संस्थाओं पे कितना कब्जा है, किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे आपने कानून बना दिया, कोई कुछ कहेगा एफआईआर करके आप जेल में डाल देते हो। भ्रष्टाचार में तो आप देख ही रहे हो, तो आप में उनमें अंतर क्या रह गया? आज भी देखो हम आवाज उठाते हैं कि पहलगांव की घटना हुई, 4 आतंकी कहां है, पूछेंगे आपसे। और आपसे विशेष सत्र की मांग की थी, क्या आपने विशेष सत्र लेके आए? नहीं लेके आए ना। तो ये आघोषित आपातकाल है कि नहीं है? भाई कोई मांग अगर विपक्ष करता है पार्लियामेंट से, आज भी तो 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके कानून पास करते हो, तो ये संसदीय परंपरा का मान रख रहे हो क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब कोई आवाज उठती है कहीं भी, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना कि आप उसका जवाब दीजिए। ये थोड़ी एक बात आपने रट ली है कि नहीं 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 नहीं, हम वो आपातकाल था 50 साल पहले लगा था, तो हम तो कहते हैं उसके लिए हम लड़े भी थे। आप कितना लड़े थे मुझे पता नहीं, बीजेपी कितना लड़ी थी मुझे पता नहीं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वही कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलना चाहती है। आज वही कांग्रेस का रवैया उसने अपना रखा है कि हर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना। चुनाव, आप जिस तरह से चुनाव होता है, चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे बार बार प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है तो क्या जिम्मेदारी नहीं होती है कि इसको सुधारा जाना चाहिए? लेकिन आप उस पर मानने को तैयार नहीं होते हो। सवाल है कि आप वही कर रहे हो जो कांग्रेस ने 1971 में किया था। उन्होंने लगाया था और आप बिना लगाए सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, और फिर आके यहां चिल्ला रहे हो। तो आप अपने पासवान जी को शायद उनसे पूछ लेते, वो भी तो इसके खिलाफ लड़ रहे थे ना, कांग्रेस के खिलाफ। अरे पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही थी ना कि अनुराग जी आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही। यूपी में अगर आप दूसरे नंबर की पार्टी बने तो चुनाव आयोग ने किया था ना वो चुनाव, या किसी और ने कराया था? तब आप भूल गए शायद। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता होती तो आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। उत्तर प्रदेश में हम 60 से ऊपर सीटें जीतते। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी जिस तरह से उपचुनाव में नंगा नाच आपको सरकारी तंत्र का दुरुपयोग देखने का मिला, किसी से छुपी बात नहीं है। और संविधान बदलने के लिए वोट मांग रहे थे। ये भूला है कोई क्या कि संविधान बदलना, इसलिए 400 पार का नारा दे रहे थे। ये आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे, लेटरल एंट्री की बात कर रहे थे। कौन कर रहा था लेटरल एंट्री की बात? यही लोग तो कर रहे थे ना। वो तो कहो कि जनता जागरूक थी, जनता ने इनको 240 पर रोका। अगर 240 से ज्यादा जनता ने 240 पर रोका, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब आप अनुराग जी अपने आप को सुनते हैं, जनता ने 240 पर रोका, मतलब जनता का ही फैसला सही हुआ। तो चुनाव आयोग कुछ कर नहीं पाई। चुनाव आयोग करती तो 400 पार करा देती। आप खुद ही कह रहे जनता ने 240 पर रोका, चुनाव आयोग ने क्या किया फिर? मतलब कुछ भी बोलिएगा क्या? नहीं, आप सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जनता ने 240 तक, अगर चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष होता तो इनकी सीटें कम से कम आती 100-125 से ज्यादा नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि जनता ने इतनी मेहनत की कि जनता ने इनको पूर्ण बहुमत नहीं नाले दिया। और लंबी लंबी बातें इनसे पूछ रहे थे कि सरकारी संस्थाओं को किसने बेच दिया, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किसने कर दिया। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, सरकारी स्कूल को यहां पे कौन बंद करवा रहा है, बताइए ना आप। और जिस तरह से आम आदमी की कमर आपने महंगाई बेरोजगारी से तोड़ी है, कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो सरकारी होगी ना। लेकिन सरकार वहां भी लूटने के लिए इस पे जवाब न देने पड़े, इसलिए 50 साल की बातें बार बार उठा के लाती है। अरे हम तो लड़े थे, तब भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं। मतलब अगर हम अनुराग जी को माने, ठीक है अनुराग जी, अगर हम आशुतोष जी अनुराग जी को माने तो हमें इतिहास पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वर्तमान पर। और कई लोग जनता के बीच भी जाइए तो वो कहते हैं कि हमें आज की परिस्थिति पर चर्चा कीजिए ना, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों पर। लेकिन अगर एक देश के रूप में आप देखेंगे तो एक देश की एक पूरी यात्रा होती है। उस यात्रा में इमरजेंसी को और पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है अगर बीजेपी को, तो क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि संविधान लेकर अगर कांग्रेस पार्टी के नेता घूमते हैं तो फिर वो बता रहे हैं कि आपने क्या किया था 21 महीने के लिए संविधान के साथ।
देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरजेंसी भारत की राजनीति का एक काला अध्याय था। और जब 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 तक भारत का लोकतंत्र रहेगा, जब तक भारत का इतिहास रहेगा, तब तक कांग्रेस अपने उस पाप से मुक्त नहीं हो सकती। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इमरजेंसी चाहे 2 दिन के लिए लागू की जाए, या 2 महीने के लिए लागू की जाए, या 2 साल के लिए लागू की जाए, या 11 साल तक लागू रहे, इसको तो कोई किसी तरीके से इसको डिफेंड कर ही नहीं सकता। लेकिन इसमें एक फर्क है, फर्क दो है। फर्क इस बात को लेकर देखना पड़ेगा कि कम से कम इमरजेंसी के लिए राहुल गांधी ने 2021 मार्च में कहा था कि ये गलती हुई और हमने बहुत बड़ी गलती की थी इमरजेंसी लगा के, मेरी दादी ने बहुत बड़ी गलती की थी। और उसके साथ साथ जब बीजेपी के लोग ये कहते हैं, जब आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, तो मैं 10 नवंबर 1975 को बाला साहब देवरस की इंदिरा गांधी के नाम एक चिट्ठी को मैं कोट करना चाहता हूं। जब बाला साहब देवरस ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस आंदोलन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं पढ़, अगर कहिए तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूं पूरी चिट्ठी। उन्होंने ये कहा था, और उन्होंने एक नहीं, यरवदा जेल से 3 या 2 चिट्ठियां लिखी थी, और जब इंदिरा गांधी की तारीफ की थी, और जब इंदिरा गांधी के सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट जो इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से बनाई थी, उसने जब इंदिरा गांधी के इलेक्शन को वैध ठहरा दिया था, तो बाला साहब देवरस ने उसके लिए इंदिरा गांधी की तारीफ की थी और कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने के 5 न्यायाधीशों ने आपका चुनाव वैध ठहराया, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्न इसी बात को लेकर उठता है। लेकिन आप बाला साहब देवरस को कोट करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों नहीं कोट करते हैं आशुतोष जी? उन्होंने क्या कहा था? बात तो पार्टी की है ना। नहीं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि बाला साहब देवरस की बातों को क्यों नहीं कोट करना चाहिए, और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों कोट करना चाहिए? क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर थे। नहीं, पॉलिटिकल लीडर नहीं। देखिए, इस कंफ्यूजन में मत रहिए। बाला साहब देवरस आरएसएस बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, और आज भी आरएसएस प्रमुख सबसे बड़े नेता होते हैं, उनको परम पूजनीय कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी उनको परम पूजनीय कहते हैं। तो मैं उनके सर्वोच्च नेता को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने विनोबा भावे के माध्यम से इंदिरा गांधी से संपर्क करने की कोशिश की और आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाने की कोशिश की, और यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जेपी के आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है, और उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा प्रतिबंध गलत था। तो यह भी तो एक इतिहास का तथ्य है। और कई लोगों ने, आरएसएस के बहुत सारे लोगों ने जेल में रहते माफी मांगकर बाहर निकले थे। अजय आलोक जी, इसका जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊं। पूरा कीजिए। जयप्रकाश नारायण ने ये काम नहीं किया था, मधु दंडवते ने ये काम नहीं किया था, ये काम मधु लिमय ने नहीं काम किया था, लेकिन आरएसएस के लोगों ने तो माफिया मांगी थी, बाहर आए थे वो जेल से, चिट्ठी लिखी थी। ये तो इतिहास के तथ्य हैं। चिट्ठी लेके आए आशुतोष जी, जवाब दीजिए अजय जी। बिल्कुल, सब चिट्ठी लेके आएंगे। डिबेट को डिफ्लेक्ट करने का तरीका अच्छा है। अनुराग भदौरिया को यह पता नहीं है कि इमरजेंसी 71 में नहीं 75 में लगाई थी। आशुतोष जी को काला अध्याय तो दिखता है, लेकिन साथ में इनको आरएसएस के लोग भी दिखते हैं जो चिट्ठी लेके दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाकी जितने हमारे युवा नेता थे, उन लोग के बारे में नहीं बोलेंगे? ये जानबूझ के नहीं बोलेंगे क्योंकि डिफ्लेक्ट को डिफ्लेक्ट करना है, लेकिन डिफ्लेक्शन होता नहीं है ऐसे। आशुतोष जी, साफ बात है कि इमरजेंसी का लगना, मैं आज की मानसिकता की बात कर रहा हूं। इमरजेंसी तो 50 साल पहले लगी थी, लेकिन आज की मानसिकता में क्या बदलाव हो गया? क्या संविधान बचाना होता है कि जब नेता विपक्ष और उसके पार्टी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान में जाके कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए, यह संविधान बचाना होता है? जब नेता विपक्ष जाके विदेशों में बैठ के कहता है कि बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति भारत की डेमोक्रेसी में क्यों नहीं इंटरफेयर करती है, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप चुप क्यों है, तो क्या यह भारत का संविधान बचाना होता है? जब आप अमेरिका में यूनिवर्सिटी में बैठ के भारत के लोकतंत्र पर व्याख्या देते हैं, यह संविधान बचाना होता है? जब एक लीडर ऑफ अपोजिशन होकर आप कहते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, हमारा इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज हो गया, यह संविधान बचाना होता है? जब हमारे सीएजी से लेकर, हमारे ईडी से लेकर, हमारे सीबीआई, आईटी, एक भी एजुकेशनल, एक भी संस्थानों को छोड़ा, यह संविधान बचाना होता है? उस पर बात नहीं करेंगे, चले जाएंगे बाला साहब देवरस पे। क्या बाला साहब देवरस, उस वक्त क्या हुआ था? इमरजेंसी के बाद जनसंघ डिसॉल्व हो गया था, जनता पार्टी बनी थी। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, आरएसएस कभी डायरेक्ट राजनीति में नहीं आया। जो आरएसएस को आप यहां कोट कर रहे हैं, बाला साहब देवरस ने ये किया तो वो किया, चिट्ठी लिखी, किसने चिट्ठी लिखी थी? कम्युनिस्टों ने क्या किया था? उनका रोल जरा डिफाइन कीजिए। वो सब नहीं होगा, क्योंकि ये डिबेट को डिफ्लेक्ट करना है, लेकिन जो होगा नहीं। आज की युवा पीढ़ी, हम आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों की जो मानसिकता कल थी वो ही आज है। मैंने 3 पीढ़ियों को एग्जाम्पल दिया, इंदिरा गांधी,
1959 कम्युनिस्ट सरकार को डिसमिस करने में नेहरू की बायोग्राफी में लिखा है। संजय गांधी, अरे और तो और छोड़िए, इमरजेंसी के बाद भी सबक नहीं सीखा भाई। 1980 में जब बहुमत के साथ आई, आते के साथ 9 राज्यों में पत्ता साफ, जनादेश के खिलाफ आपकी सरकार है। क्या तरीका है ये क्या तरीका था? लगातार इसी तरह से करते गए हैं ये लोग। ये और एक मिनट, और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं, आशुतोष जी डिफ्लेक्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकते अंजना जी। वो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे नहीं रहा जाए, करंट टॉपिक पे नहीं रहा जाए, आज के कांग्रेस की क्या मानसिकता है उस पर बात ना हो, ये चाहते हैं ये चीज। लेकिन ऐसा होगा नहीं आशुतोष जी, बात तो हो रही है, बात दूर तक जा रही है, सबके समझ में भी आ रही है। जमाना बदल गया है ना, सिर्फ पेपर को बैन करने, आज जो कांग्रेस की डिजिटल इमरजेंसी वॉर है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। छोटा सा 10 सेकंड ये बताइए, आशुतोष जी, आशुतोष जी एक मिनट, मैं 10 सेकंड में खत्म कर लूं, आशुतोष जी तब जवाब दीजिएगा, बस 10 सेकंड और लूंगा। आप ये बताइए, डिजिटल इमरजेंसी के तहत ही ना, नहीं पत्रकारों और एंकरों को कांग्रेस पार्टी ने बैन किया था, जो इनको सुनना नहीं चाहती है। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? सोशल मीडिया के पत्रकारों पे केस हो जाता है, उनको उठा लिया जाता है कांग्रेस सरकार में, दूसरे राज्यों का एफआईआर किया जाता है। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? एक मिनट, ये लोग, आप पत्रकार रहे हुए हैं, सोचिए जरा, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी की? ये डिजिटल इमरजेंसी है कि जो हमारे खिलाफ है उसके खिलाफ दुष्प्रचार करो। तो आप तो यही काम कर रहे हैं, देश विरोधी हर हरकत में, सेना को बदनाम करने से लेके, देश को बदनाम करने से लेके, राष्ट्र को बदनाम, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आज की कर क्या रही है? ऑल नेगेटिव कैंपेन। और मुझे अफसोस है कि आशुतोष जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति इस नेगेटिव कैंपेनिंग को कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, मैं बहुत अच्छी बात है, अभय जी बहुत देर से हाथ, नहीं अजय जी ने तो बहुत लंबा चौड़ा रिबटल दे दिया, अभय दुबे को बोलना है इसके बाद। नहीं अभय आलोक जी ने कर लिया। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अजय आलोक ने कम से कम बाला साहब देवरस को डिसोन कर दिया, बहुत अच्छी बात। जिस दिन ये इतिहास में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने आज तक के जैसे टीवी चैनल पे बाला साहब देवरस आरएसएस के सबसे बड़े नेताओं में से एक, उनको डिसोन कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अजय आलोक जी के अंदर हिम्मत है तो बाला साहब देवरस ने जो चिट्ठियां इंदिरा गांधी की तारीफ में लिखी थी उसकी निंदा करें आप आज आपके प्लेटफॉर्म पे। अगर है हिम्मत तो करके दिखाएं, मैं मान लूंगा जो भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, क्योंकि इमरजेंसी अगर बुरी थी तो इमरजेंसी की तारीफ करने वाले लोग भी बुरे थे, उनके भी निंदा। अच्छा है कि इतना पैशनेटली आप इस पर बोलते हैं, लेकिन जब इंदिरा जी ने सावरकर जी की प्रशंसा वाली चिट्ठियां लिखी थी तो उसको नजरअंदाज कर दिया गया। डिफेंड मत करिए, नहीं सवाल पूछ रही हूँ आपसे मलूक जी, छोटा सा रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन। हाँ अंजना जी इमरजेंसी के टाइम पे किसानों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज, अकलियतों की आवाज दबाई गई। उनकी आवाज थी चौधरी चरण सिंह जी, जिसके किसानों का देवता, किसानों का मसीहा कहते हैं आज, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। और तो और उनकी पत्नी को, जिनको माताजी कहते हैं, उनको लखनऊ से अरेस्ट करा, रिक्शा पे बैठा के जेल में डाल दिया गया। और माननीय मुलायम सिंह जी को, लालू जी को, उनको जो पिछड़ों के बड़े नेता थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। अभी जो बात हो रही है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता आशुतोष जी ने कहा कि राहुल जी ने माफी मांगी है, अरे राहुल जी ने माफी मांगी है तो कांग्रेस का प्रवक्ता आज टेलीविजन पे बैठ के कंफ्यूज क्यों है? वो क्यों नहीं साफ अपनी स्पष्ट करता कि वो इमरजेंसी का विरोध करते हैं, या उसके अभी भी कंफ्यूज है? 3 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष ने बड़ा कंफ्यूज, सीएलपी उनका राष्ट्र की पत्नी कहता था, वहां पे अधीर रंजन पार्लियामेंट में कंफ्यूज, और आज भी प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं कंफ्यूज, राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं कंफ्यूज। ये स्थिति स्पष्ट करें कि किसानों के, पिछड़ों के जो बात रखते थे, क्या उनको जेल में डाल करके उन्होंने अच्छा काम करा कांग्रेस ने? ये क्लियर करें कि इमरजेंसी के खिलाफ है या इमरजेंसी को जस्टिफाई करके आज भी ये इमरजेंसी को सही बताते हैं। सवाल है मलूक जी कि इमरजेंसी को लेकर कोई भी उसकी प्रशंसा तो कर नहीं रहा है, सब गलत कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि आज ये कितना कंटेक्चुअल है, आज की जनता को इससे क्या लेना देना है। पूरी लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं, जो कि बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस, संविधान हत्या दिवस। अरे अगर आप 17 दिसंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, पॉलिटिकल फायदे के लिए हिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है ना, आरोप तो ये है। इस पर 2 लाइन बोलिए ना मलूक जी। अरे हाँ अंजना जी, जब संविधान को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 5 साल डिस्कशन के बाद फाइनल करा और 1975 में तीनों व्यवस्थाएं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिपालिका, इवन जो देश का
पूरा सिस्टम था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सबको उठा के ध्वस्त कर दिया। अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करी, संविधान को हत्या करने की कोशिश करी। तो क्या इनको शर्म आती है? आदमी 2025 में क्या होगा? कोशिश करी थी कांग्रेस ने, ये क्यों नहीं सवाल साफ तो ये बोल ना रहे? 2025 में क्या होगा उससे? नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर किसी की भी आज भी कहीं शादी करते हैं तो उसका खानदान देखते हैं, तीसरी पीढ़ी जाके उस पीढ़ी में क्या था, उस पीढ़ी में क्या था। तो क्या जो देश को मारने की कोशिश करी, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हत्या करने की कोशिश करी, पिछड़े किसानों की सोच, चौधरी चरण सिंह को जेल में डाल दिया, पिछड़ों की हत्या करने की कोशिश करी, तो आज क्यों ना बात करें उसकी? अभय जी जल्दी से एक जवाब, जल्दी से। अंजना जी, हाँ, वो कह रहे हैं कि सब देखेंगे ना पुरखे कैसे थे। अंजना जी, तो कांग्रेस पार्टी को जनता परखेगी तो पुरखे देखेगी ना आपके कि क्या कहां कहां क्या क्या है, कौन कौन था, क्या क्या किया। अघोषित आपातकाल में जो हुआ है, जो बर्बरता हुई है, वो उस आपातकाल में भी नहीं हुई। यही चौधरी चरण सिंह जी के पोते अगर एक बेटी को जो रात के अंधियार में जलाकर मार दिया, उसकी रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश जाते हैं, हाथरस जाते हैं, तो बर्बरता से लाठी मार कर लहूलुहान कर दिया जाता है। लखीमपुर खीरी में किसान अगर फसलों के दाम मांगते हैं तो संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री के बेटे पर आरोप लगता है कि जीप से किसानों को रोंद कर मार डाला गया। मणिपुर में नग्न अवस्था में बेटियों को इस देश की घुमाया गया। इस देश की ओलंपियन बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर घसीट कर मारा गया। वो उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो न्याय चाहती थी। काले क्रूर कानून किसानों के खिलाफ लाए गए, 700 किसानों की शहादत हुई। शुभकरण के सिर में 5 से सटाकर गोलियां मार दी। इन्होंने उदाहरण दिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के। राहुल गांधी जी ने कानून फाड़ा हमारी सरकार में। हाँ, महात्मा गांधी कहते थे कि उस कानून को फाड़ कर फेंक देना चाहिए जो हमारे संविधान की रक्षा ना कर सकता हो। तो जो अपराधियों को संरक्षण देने वाला कानून था वो राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंक दिया। सोनिया गांधी जी ने एक के बाद एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में जो निर्णय लिए वो इस देश को अधिकार संपन्न बनाने के लिए किसानों के जमीन का अधिकार उन्होंने दे दिया। 15 करोड़ आदिवासी भाइयों बहनों को उनके आजीविका का अधिकार दे दिया। इस देश के बाला साहब देवरस को अभी कोट कर रहे थे आशुतोष जी। हम आपको सुनाना चाहते हैं कि उस वक्त जेपी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, जिनका पूरा नारा ही यही था कि संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास तुम्हारा है, बिहार से उन्होंने एक पूरा आंदोलन शुरू किया था सरकार के खिलाफ और वह कैसे वो लेकर आगे बढ़े थे। आपातकाल पर अटल बिहारी वाजपेयी, जेपी दोनों ने क्या कहा था, बहुत मतलब ये प्राइज्ड एक तरह से बात है कि इनका जो आकाशवाणी में इनकी ये थी वो हमने आज तक पर निकाला है आपके लिए, जरा सुनिए। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विरोधी पक्ष के नेता हो, कोई भी हो, ऐसा लगता है कि लोग असहाय हैं इस परिस्थिति में। किस परिस्थिति में? ये जो सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस भ्रष्टाचार के कारण इन कानूनों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, अमल में नहीं लाया जा रहा है। लाए जा रहे हैं कानून और लाए भी जा रहे हैं तो गलत तरीके से लाए जा रहे हैं। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को। कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून। मात्र पूजा प्रतिबंधित कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। अटल जी की ये कविता भारत माता की जय का नारा इमरजेंसी पर ही उन्होंने लिखा था। सर अनुराग जी एक बार बोले, अनुराग जी बोले। अच्छा अभय जी सिर्फ दो लाइन सर प्लीज, सब लोग हाथ उठा रहे, बोलिए अभय जी। अंजना जी एक लाइन। जी अभय जी, मुझे एक लाइन। अभय जी के बाद तुरंत आ रही है। आवाज सुनकर ऐसा लगा कि 75 में अन्ना हजारे बोल रहे हो, बहु अन्ना हजारे बोल रहे हो, ये मुझे आभास हुआ। यही इस्तेमाल अन्ना हजारे का किया उस समय जेपी जैसे बड़े लोगों का इस्तेमाल राष्ट्रीय ये जनसंघ जैसे संगठनों ने किया। बोलिए अनुराग जी। अंजना जी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को 1971-1975 के बीच में जो स्लिप टंगी हुई वो याद है, लेकिन कुंभ में हमारे लोग 37 लोग 82 लोगों की मौतें हुई। बीबीसी की रिपोर्ट आई है, 37 दिखा रहे थे तो शर्म नहीं आई आपको? बीजेपी के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना कैसे हो जाता है? बीजेपी की नीति के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा लग रहा है ये देश से उसको जोड़ देते हैं। और दूसरी बात,
अभी एक बैठे हैं उनके सहयोगी दल के, स्थिति स्पष्ट करो। अरे भैया अपनी स्थिति स्पष्ट करो। किसान आंदोलन में किसानों की मौतें होगी, जाके उसी सत्ता के साथ बैठ गए। चौधरी साहब के दिल पे क्या गुजरती होगी? जो चौधरी साहब किसानों का आंदोलन कर रहे थे, वही किसान धरने में बैठना पड़ा, उनके रास्ते में किसी पार्टी बिछाए गए, किसानों की मौतें हो गई। उसी सरकार में उसी भारतीय जनता पार्टी गोदी बैठ गए। शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? हर जगह शर्म नाम की चीज बेच खाए हो। किसानों की मौतें हो गई, किसान धरने पे बैठा, उनको खालिस्तानी बोला गया, उनको आतंकवादी बोला गया, और आप चुपचाप सुनते रहे और जाके उसी सत्ता में मलाई चाटने के लिए बैठ गए। इसलिए आपको जनता से मतलब नहीं है, आपको सत्ता से मतलब है। चौधरी साहब को आज बड़ी तकलीफ होती होगी कि आप जैसे नेता आरएलडी में हैं, जिनकी वजह से किसानों का सम्मान नहीं हो पा रहा, किसानों की इनकम दोगुनी नहीं हो पाई, किसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया। कमजोर छोटी पार्टी मानकर इतना जो हमला कर रहे हैं अनुराग जी, आ रही हूँ आशुतोष जी, मुझे सबका हाथ दिख रहा है। अनुराग जी आप भी कभी कभी, अरे रुकिए मल्लुक जी प्लीज चुप हो जाओ भाई, हल्ला मचा रहे हो। जाओ अनुराग जी, इतना जो आप उनको आप ऐसे कर रहे हैं, आप भी तो कांग्रेस को चालू पार्टी कहते थे। कौन सी पार्टी मोरालिटी की बात करती है कि उनके पास थे, उनके साथ थे? यही तो सबका काम है। आप भी कांग्रेस को चालू पार्टी कहते थे और आज आप उनके साथ ही चल रहे हैं। अभी तक तो जो समझ में आ रहा है, तो सब पार्टी अपनी अपनी सहूलियत देखती है। अजय आलोक जी सबकी बातों का जवाब दीजिए, फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। नहीं अनुराग जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हाँ अनुराग जी और अजय जी को दिखा दीजिए। अनुराग जी पूरा कर लें, 2 लाइन में पूरा कर लें। हाँ अनुराग जी का जो सवाल है वो लाजमी है ना, आपसे कोई कुंभ में कितनी मौतें हुए ये पूछ ले तो वो देश के खिलाफ, आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पर ये घटना हुई, लिस्ट कहाँ है लोगों की? ठीक है, आप ही की तरफ से पूछ रहे हैं, लिस्ट कहाँ है लोगों की जिनकी मौत हुई है, तो वो देश के खिलाफ हो जाते हैं। ये भी तो अजय आलोक जी नहीं है, आप सरकार है साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप फौरन लिस्ट दें, आप बताएं कि कितनी बड़ी ये घटना थी, कितने लोग मारे गए, कहां पर क्या हुआ। अंजना जी बिल्कुल लिस्ट दी गई है, सरकार ने बिल्कुल आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं, वो आज तक पे चले भी हैं। इसलिए बेफिजूल की बात करके आपके डिबेट का टाइम डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। मुझे ये आश्चर्य लग रहा है, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, समय कम है अंजना जी, इनका फेडर डाउन कर दीजिए या यही इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद।